नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ट्रेनें बहाल करने के लिए भूपेश बघेल कई बार बात कर चुके हैं और कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गर्मी की छुट्टियां होने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। यात्रियों की संख्या बढ़ने और ट्रेनें रद्द होने से काफी परेशानी का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ ही ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। लोकल ट्रेन रद्द होने से स्थानीय लोगों को परेशानी। लोकल ट्रेन रद्द होने से यात्रियों के खर्च में बढ़ोतरी। शादी और गर्मी की छुट्टियां होने से यात्रियों की संख्या बढ़ी। ट्रेनें रद्द होने के बाद टिकट कैंसिल होने से परेशानी। छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों का स्टॉपेज बंद किया गया। दूसरे रूट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। भाई, छत्तीसगढ़ का कोयला आप परिवहन करके पूरे प्रदेश देश में ले जा रहे हो और छत्तीसगढ़ के नागरिकों की जो सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं, उससे कैसे वंचित? ठीक है, आप कोयला ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन हमारी यात्री सुविधाओं का आप कैसे वंचित कर? 9 सांसद जाके प्रधानमंत्री के पास आप सही ढंग से बात रखेंगे तो कैसे? ये तो मिमियाते हैं, डरते हैं। यात्री ट्रेनों को बहाल करने के लिए बीजेपी सांसदों ने रेल मंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन या समाधान नहीं निकला और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को वापस लौटना पड़ा। ट्रेनों की बहाली को लेकर रेलवे का कहना है कि कोयले की आपूर्ति प्राथमिकता है, उसके बाद ही धीरे धीरे यात्री ट्रेनों को बहाल किया जाएगा। कई राज्यों में कोयले की कमी, पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक नहीं, तेजी से कोयला पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेन रद्द की जा रही। कई राज्यों के थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी है। पहले देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, पूरे देश को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए, कोयला संकट से निपटने के लिए, तो जो बड़ा संकट है उसका पहले सामना करना पड़ेगा, उसके बाद में बाकी चीजें निपटा जा सकता है। करीब 10 लाख से ज्यादा रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रेल से यात्री ट्रेनों को शुरू करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन रेलवे के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बल्कि रेलवे का साफ कहना है कि पहले कोयले की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही यात्री ट्रेनें बहाल की जाएंगी। ऐसे में यात्रियों को होने वाली परेशानियों का क्या होगा और कब तक उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो समस्या बड़ी है, समाधान कब तक निकलेगा, आज इसी मसले पर चर्चा करते हैं। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। के विज साहब हमारे साथ हैं, पूर्व सदस्य हैं रेल बोर्ड के। विज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमेश घोरमोड़ी जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, कब तक उम्मीद की जाए परिस्थितियां वापस सामान्य होंगी? छत्तीसगढ़ के लोग अगर अपने परिजनों के पास जाना चाह रहे हैं, नाते रिश्तेदारों के पास जाना चाह रहे हैं, तो जो समस्याओं का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, वो कब तक समस्याएं दूर हो पाएंगी? देखिए दीपेश जी, निश्चित तौर पे इस प्रकार से ट्रेनों के परिवहन को लेकर के और उसके बाद की जो स्थितियां बनी है, उससे निश्चित तौर पे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और जिस प्रकार से लगातार प्रयास, और हमारे सांसदों ने भी रेल मंत्री से मुलाकात की और वहां के जिम्मेदार लोगों से लगातार बातचीत की। अगर मैं बात करूं तो हमारे सांसद आदरणीय सरोज पांडे जी, अरुण साव जी, सुनील सोनी जी से लेकर के हमारे बघेल जी से लेकर के तमाम स्तर पर बातचीत की है, और यहाँ तक कि बीच का रास्ता निकालने का भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। और वहां से इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास के तौर पर कुछ वक्त का समय भी और कुछ वक्त का आश्वासन भी मिला है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कुछ वक्त के बाद, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले की स्थिति की अगर हम बात करें तो पुनः जो ट्रेनों की रद्द करने की जो स्थिति थी, उसको पुनः उसी स्थिति में ले जाया गया और 34 ट्रेनों को फिर आने वाले समय तक के लिए रद्द किया गया है। और दूसरी तरफ निश्चित तौर पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के कोयले की आपूर्ति, बिजली के उत्पादन और तमाम तरह की स्थितियां भी निर्मित है, और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ साथ इन तमाम स्थितियों से निपटने की दिशा में भी
एक प्रकार से रेलवे के सहयोग से प्रयास किया जा रहा है। तो प्राथमिकता के क्रम में निश्चित तौर पे यात्रियों को इसमें परेशानी हो रही है और हम भी चाहते हैं कि यह व्यवस्था जल्द से जल्द सुधरे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने इस विषय को रखा है और बीच का रास्ता भी, और विशेष रूप से जो ट्रेनों के आवागमन का जो मार्ग है, उस मार्ग में जो कोयले की आपूर्ति के बीच में जो खाली समय जो बच जा रहा है, उस खाली समय के उपयोग को लेकर की भी गंभीरता से बातचीत हुई है कि उस दरमियान में जो खाली गैप वाला जो पीरियड है उसमें कम से कम परिचालन किया जाए और बीच का रास्ता किसी न किसी प्रकार से निकाला जाए। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के रेलवे भी गंभीर है और गंभीरता को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर में यात्रियों की सुविधा का, जैसा कि रेलवे हमेशा से ध्यान रखता रहा है, उसका ध्यान रखते हुए इसमें एक सकारात्मक पहल के साथ एक सुधार हमको देखने मिलेगा। और कोयले की आपूर्ति, क्योंकि देश भर के लिए तमाम उद्योगों के हिसाब से, बिजली की आपूर्ति के हिसाब से यह बहुत ही जरूरी है। ठीक, देखते हैं कब ये बीच का रास्ता निकलता है और कैसे छत्तीसगढ़ वासियों को, और चूंकि समस्या पूरे देश भर की है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही ट्रेनें कैंसिल नहीं हुई है, देश भर में हुई है, तो यात्रियों को किस तरह से इस मुसीबत से छुटकारा मिलता है। सुरेंद्र वर्मा जी, लगातार प्रयास आप लोग भी कर रहे हैं, क्या कोई और डेलीगेशन अब दिल्ली जाने वाला है, रेल मंत्री से वार्तालाप करेगा कि छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके? दीपेश जी, आपको याद होगा ये पहली बार नहीं है। मार्च अप्रैल के समय में भी एक साथ 40 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रेल मंत्री से कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा था और बात भी की थी फोन पर। तो मूल बात, जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, केवल इवेंट और जुमलों की सरकार है। इनको आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। कोयले के लिए दीपेश जी, कोल इंडिया लिमिटेड ने बहुत स्पष्ट रूप से पत्र जारी किया था कि कोयले की ऐसी कोई संकट नहीं है, आने वाले 15 साल के लिए पर्याप्त उनके पास में कोयले का भंडार है। अगर कमी है तो नीति और नियत की, कार्य योजना की। मोदी सरकार में लगातार देखिए, छत्तीसगढ़ से ये 20,000 करोड़ से अधिक कमाते हैं, लेकिन जन सुविधा के नाम पर जब देने की बारी आती है तो हमेशा छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की जाती है। मजदूर, छात्र, कामकाजी लोग जो है रोज ट्रेनों में सफर करते हैं। 35 ट्रेन रद्द करने का सीधा मतलब होता है दीपेश जी, 10 लाख से अधिक जो यात्री हैं उनके समक्ष सीधे जो सुलभ साधन है आवागमन का, उसका संकट उपस्थित करना। और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ये निकम्मेपन का प्रमाण है, अधिनायकवाद का प्रमाण है मोदी सरकार का, कि जब जब छत्तीसगढ़ की उपेक्षा होती है, छत्तीसगढ़ के अधिकारों के खिलाफ निर्णय होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के मुंह में दही जम जाता है। और इनकी ये बताएं कि उनकी सुनवाई है या नहीं है, या जनता के हित की बात वो रखते हैं या रख पाने की स्थिति में भी नहीं है। मूल बात, 3 महीना पहले प्लानिंग करते हैं यात्री जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं दीपेश जी, बिना पूर्व सूचना के अचानक एक दिन पहले ये कह दिया जाता है कि ये 40 ट्रेनें आज से कब से नहीं चलेगी। तो जो छात्र हैं, जो परीक्षक देने आते हैं, शादी ब्याह का सीजन है, रोज आवागमन करने वाले नियमित कामकाजी लोग हैं, मजदूर भी बड़ी संख्या में पैसेंजर ट्रेनों में यात्रा करते हैं। तो आम जनता के दुख तकलीफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई सरोकार नहीं है। जहां तक कोल खनन की बात है दीपेश जी, उड़ीसा और झारखंड में भी प्रचुर भंडार है, लेकिन पिछले साल भी 158 मीट्रिक टन केवल छत्तीसगढ़ से, पूरे देश में सबसे ज्यादा। तो जब दोहन करने की बारी आती है तो केंद्र की मोदी सरकार को छत्तीसगढ़ दिखता है, और जब देने की बारी आती है तो छत्तीसगढ़ के हितों के साथ हमेशा उपेक्षा की जाती है। लगातार इनके बुलेट ट्रेन का तो पता नहीं है, जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी, जो यात्री ट्रेनें चल रही है, उनको भी बंद किया जा रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन फिर वही बात हो जाती है ना कि यात्रियों को जरूरी क्या है, आम जनता को जरूरी क्या है? बिजली, पानी, अर्थव्यवस्था चलती रहे, ये ज्यादा जरूरी है, यात्राएं जरूरी है, दोनों चीजें हैं, दोनों पलड़े एक समान हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां अगर ऐसी हैं, मैं लौट रहा हूं ना सर, जवाब लूंगा। उमेश जी, आपसे अब मैं प्रतिक्रिया लूं, इससे पहले के शर्मा सर से कमेंट ले लेता हूं। सर, कैसे देखते हैं इन परिस्थितियों को? क्योंकि पहले हम देखा करते थे कि विदेश से कोयला आता है,
और उसके ट्रांसफर करने की जो व्यवस्थाएं थी वो सुचारू हुआ करती थी। उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूट मैप था वो बना हुआ था और उसी पर काम होता था। लेकिन क्या एकाएक जो निर्णय लिया गया कि विदेश का कोयला खोलकर देश के जो भंडारण क्षेत्र हैं वहां से और देश भर में कोयले की सप्लाई को बढ़ाया जाए, इसी वजह से ये व्यवस्था चरमराई है? जो सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसकी वजह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई। देखिए दीपेश जी, छत्तीसगढ़ से अभी 4.5 लाख टन कोयला की रोज मतलब आपूर्ति की जा रही है। इसको और बढ़ाने की बात हो रही 5 लाख। एक तो यह है कि देश को बिजली चाहिए, उसके लिए कोयला अनिवार्य है और कोयले के लिए छत्तीसगढ़ एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ से कोयले की आपूर्ति ACCL के माध्यम से हो रहा है। विदेश से जहां तक मंगाने की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के उद्योगपति तो लंबे समय से 3 गुने ज्यादा दर पे इंडोनेशिया से कोयला मंगा रहे हैं। केवल बिजली के साथ साथ अन्य सभी उद्योग धंधे भी इसके प्रभावित हो रहे हैं। मूल्य वृद्धि का दौर जो चल रहा है, तो महंगाई के दौर में आम जनता के लिए अपनी कार से आना जाना या प्लेन से आना जाना, इसके जगह में ट्रेन जो है गरीबों का एक बेहतर परिवहन माध्यम रहता है। और यहाँ पे जब रुकावट आ रही, पूरा गर्मी निकल गया, कोरोना काल के बाद अभी लोगों को समय मिला था अपने घर जाने का या कहीं पर्यटन के लिए, तो उसमें दिक्कत आ गई है। और लगातार जो टिकट वापसी की बात आ रही है, इसको पहले से घोषित कर देते कि 4 महीना नहीं चलेगा तो आदमी अपनी व्यवस्था करता। लेकिन अभी यहाँ स्थिति ये है कि आप बार बार टिकट डेट बढ़ा रहे हैं। अभी बात आ रही है कि 24 जून तक बढ़ जाएगा और 24 जून तक बढ़ जाएगा तो फिर अभी 3 काउंटर रायपुर में चल रहे हैं टिकट वापसी के लिए, रिफंड के लिए जो काउंटर आप खोल रहे हैं। तो एक व्यवस्था की बात है। छत्तीसगढ़ के सांसदों ने अपनी बात रखी रेल मंत्री के बाद, वो भी अपनी जगह सही है। मुख्यमंत्री अपनी बात रेल मंत्री से की है, वो भी सही है। लेकिन लोगों की आवश्यकता क्या है, आपको प्राथमिकता क्या है, इसको जिनाइन कारण बताया जा रहा है कि बिजली के लिए कोयला चाहिए, उसके लिए कोयला परिवहन के लिए, और ये आपको यहाँ पे रेल यात्री ट्रेनों को रोका गया। अब ये आ रहा है कि पानी के समय जब कोयला खदान में पानी भर जाएगा, बरसात आने वाली है, तो उस दौर में खुदाई नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए और अधिक अभी तेज करने की बात आ रही कोयला को, ताकि बरसात में भी आवश्यकता होती किसी खेती किसानी भारत में किसानों को जो बिजली चाहिए उसके लिए कोयला चाहिए, कोयला का भंडारण करने की बात आ रही है। तो और अधिक उत्पादन ले जाने की बात हो रही है। जब आपूर्ति बढ़ेगा कोयले का तो यात्री ट्रेनें प्रभावित हो रही है। मुझे लगता है ये समस्या जो है पूरे जून तक ये खींच के आगे चला जाएगा और जुलाई अगर जब बरसात शुरू होगी तो यात्री ट्रेनें होंगी। छत्तीसगढ़ में देखेंगे 87 ट्रेनें तो पहले ही शुरू नहीं हो पाई थी। 347 ट्रेनें लगभग चलती हैं, उसमें से पहले ही कोरोना काल में जो सभी ट्रेनें बंद थी तो ये 87 भी बंद थी। उसके बाद अभी 34 ट्रेनों की बात आ रही है कि जून तक इधर बंद रहे। तो ये निश्चित रूप से आम लोगों को परेशानी का एक कारण बना हुआ है, एक महंगाई के कारण। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गरीब जो है ट्रेन से चलते हैं, लोकल ट्रेनों में अभी चल रहे हैं, उनको भी स्पेशल ट्रेन बना के चलाया गया है, इससे भी दिक्कत हुई है। जी बिल्कुल, बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं लोगों की हो रही है। उमेश जी अपनी बात भी रखिएगा, सुरेंद्र जी के सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि शर्मा साहब कह रहे हैं कि अभी ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि कुछ दिनों तक और ये समस्या इसी तरह की बनी रहने वाली है, तो फिर ये आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं हो जाएगी? देखिए दीपेश जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए निश्चित तौर पे यह कदम उठाया गया है। और मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल पे कह सकता हूं कि जल्द से जल्द स्थिति में सुधार होंगे और तमाम स्थितियां वापस पटरी पर लौटेंगी। जैसा कि कोविड काल के बाद देश को पटरी में आने में कुछ वक्त लगा, हम धीरे धीरे पटरी पे आ भी रहे थे। रेलवे ने बहुत ऐतिहासिक काम किया, ऑक्सीजन से लेकर के तमाम स्तरों तक। लेकिन कोविड काल के बाद आप देखिए कोयले की जो खपत है देश में 8% उसमें वृद्धि देखने मिली। और अगर हम कोविड काल के बाद की बात करें तो कोविड काल के बाद देश में अगर हम बात करें तो बिजली की जो डिमांड है, जो पीक आवर में जो डिमांड है कोविड काल के बाद, वह भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। और रह गई बात कोयले की आयात की, तो निश्चित तौर पे भारत ने कोयले के आयात में कमी, आश्चर्यजनक रूप से उसमें कमी लाने का काम किया है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर में अगर कोयले का जो मूल्य है $400 लगभग 30,000 प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे
जो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का विषय हो या फिर स्थानीय स्तर पर देश के स्तर पर कोयले की आपूर्ति का विषय हो, उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर चाहे कोविड के बाद की बात करें तो समय पर जो तमाम राज्य हैं उन्होंने अपने कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया, क्योंकि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में कोल इंडिया पर ही तमाम कोयले की आपूर्ति यहाँ पर निर्भर हो गई। ठीक तो है, समय पर लेकिन सवाल यही है कि ये परिस्थितियां कब सुधरेंगी, कब इनको दुरुस्त किया जाएगा। मैं लौटता हूँ, एसके विज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका। वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, जिस तरह से यात्रियों को अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी खास वजह आप क्या देखते हैं? सिर्फ माल ढुलाई इसका एक बड़ा कारण है या फिर इसके पीछे की कुछ और वजहें भी हो सकती हैं? विज साहब। का मूवमेंट जो है पैसेंजर ट्रेन की वजह से ज्यादा ना हो, कोयला ढुलाई तेजी से हो पाए और परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, क्योंकि कोयला जो कोयले की और इंडिया से आना है प्लस जो इंपोर्ट से आना है तो सब कोयले को पावर हाउस तक नहीं करना है। बट ये जरूर है कि पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट को जानकारी लेकर के प्रायोरिटी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर ट्रेन या इम्पोर्टेंट जो पैसेंजर ट्रेन है या एग्जिस्टिंग ट्रेन जो चल रही है उनके कुछ हाल्ट बढ़ा करके वो सेवा उनको भी मिल पाए, ये दोनों चीजें शामिल है। इसके लिए मैं कहूँगा कि रेलवे के अधिकारी से कोई मिल दे और उससे समझ ले कि ये क्यों डिस्प्यूट और कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, तो एक समीक्षा हो जाएगी, एक निर्णय अच्छा निकल आएगा। सर, एक सवाल ये कि ये क्या पहली बार हुआ है या इतिहास में पहले भी कभी इस तरह की आवश्यकताओं को देखते हुए यात्री ट्रेनों को रोका गया और जो मालवाहक ट्रेनें हैं उनको आगे बढ़ाया गया हो? ऐसे फैसले क्या पहले भी कभी हुए हैं? देखिए, ऐसे फैसले जब नॉर्थ इंडिया में हर साल होते हैं जी। बाकी कोयले की रिक्वायरमेंट जब पावर हाउसेज पर शॉर्टेज हो गई, उनके पास स्टॉक 2-3 दिन का रह गया, अब उन्होंने क्यों ये स्थिति आने दिया इसके बारे में मैं कोई विचार नहीं रख सकता, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है। बट कोई रिक्वायरमेंट है तभी ये किया जा रहा है। इंपोर्ट अलाउड है, इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी कम कर दी गई है, पावर हाउसेज जो डिपेंडेंट है फॉरेन कोल पर उनके पावर टैरिफ के स्ट्रक्चर में सोचा जा रहा है। तो इसमें ये शक करना कि ऐसी स्थिति जो है बनावटी है, ये नहीं सोचना चाहिए। बट हाँ, पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट जैसे मैंने कहा ट्रेन को चुन लिया जा सकता है, वो चल सकती है, ट्रेन जो चलती है उनके कोई स्टॉपेज बढ़ाए जा सकते हैं, उनकी कोई जो कोचेज के नंबर की ऑगमेंटेशन किया जा सकता है। ये सारे तरीके हैं जिसके बारे में एक डिस्कशन के लिए कोई दो लोग पॉसिबल लोग रेलवे के डीआरएम से मिले। यात्री ट्रेनों के साथ उन कोचेस को अटैच करके नहीं रवाना किया जा सकता? इस तरह की कोई व्यवस्था अब नहीं हो सकती? कोई वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार नहीं हो सकता? देखिए, कर सकते हैं पर राजधानी शताब्दी ट्रेन में तो नहीं कर सकते हैं जी जी, बिकॉज वो कोचेस की रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। और जो कोचेस जो मान लीजिए एक्सप्रेस ट्रेन है या मेल ट्रेन है, मैं एक्सप्रेस तक ही चलो सीमित रखता हूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन है उसमें स्टॉपेजेस को दोबारा जैसे और जैसे कुछ ट्रेनें जुड़ करके बदल के ताकि वो सुविधा जो है कंप्यूटर को भी मिल पाए और डिस्टेंस को भी मिल पाए। ये एक विचार विमर्श करके एक मतलब निर्णय अच्छा लिया जा सकता है जिसमें यात्रियों की सुविधाओं को इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी कि अधिकारियों की रिस्पांसिबिलिटी बड़ी है, उनको कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए, फिर मैं शर्मा जी का एक कमेंट लूंगा। सुरेंद्र वर्मा जी। दीपेश जी, मानसून आने से पहले भी कोल का परिवहन बढ़ाया जाता है। निश्चित रूप से एक सामंजस्य जरूरी है, परिवहन के साथ साथ यात्री सुविधाओं को भी यथावत जारी रखा जाए। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार का फोकस केवल और केवल मुनाफाखोरी है, बुजुर्गों को जो रियायत मिलती थी ट्रेनों में वो आज तक शुरू नहीं किया गया है। वो कोविड के टाइम पे बंद किया गया था। जो ट्रेनों में विशेष शुल्क लगाया गया था, कई ट्रेनों में आज भी यथावत लागू है। जो पास की सुविधा खत्म की गई थी, तो मोदी सरकार लगातार देखिए ये
इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आयात बंद कम हुआ है, तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा दीपेश जी कि आयात अपने चंद पूंजीपति आयातकर्ता को लाभ दिलाने के लिए 1.5 गुना बढ़ा है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है मोदी सरकार को कोसना है, अपनी रोटी सेकना है, देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने का काम आप करें, आपके नेता करें, और जब उसके सुधार के लिए काम हो, देश के संकट को दूर करने के लिए काम हो, तो आप राजनीतिक प्रलाप यहाँ पर करें, तो ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ समाधान की दिशा में बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे सांसद लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठ करके केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। और जनता को हो रही परेशानी की समाधान के दिशा में हमको बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि आरोप लगा करके राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की यहाँ पर आवश्यकता है। केवल गलत बयानी करना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हो गया है, और लगातार आप केवल राजनीति करेंगे, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। सांसद कभी दलीय चाटुकारिता से ऊपर नहीं आ पाए। उमेश जी क्या बात भैया, आपकी चाटुकारिता तो हमने देखी है। ठीक है, शब्दों की मर्यादाओं का थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। एक महत्वपूर्ण सवाल है के शर्मा सर से लेते हैं। शर्मा जी, क्या आपको ऐसा लगता है, हम इतिहास से लेकर आज तक के वर्तमान का अगर जिक्र करें, 8 साल मोदी सरकार के छोड़ दीजिए, उसके पहले की सरकारों का भी अगर जिक्र करें, तो क्या हमें ये महसूस कभी नहीं हुआ कि यात्री ट्रेनों के साथ साथ मालवाहक ट्रेनें भी उसी ट्रैक से गुजरती हैं? हम देखते हैं कि अब मेन रास्तों के साथ साथ सर्विस रोड भी बनती है ताकि उनका अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। क्या ट्रैक के लिए भी इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ऐसा रेलवे ट्रैक बनाया जाए जो सिर्फ इमरजेंसी के दौर में उसका इस्तेमाल हो, कभी इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हों तो फिर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए? ऑल ओवर इंडिया में क्या इस तरह की अब एक दरकार महसूस होती है? जनसंख्या की वृद्धि और विकास की दर को देखें तो उस दिशा में एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ट्रेन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है यातायात के लिए आम लोगों के द्वारा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है कि देखिए लंबे समय तक हर एक कोई भी सरकार हो, सभी दल को मिलकर के इसके लिए प्रयास करना होगा। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि कोयले के पर जो निर्भरता है बिजली की, ये कब तक चलेगी? इसके लिए आपको विकल्प तलाशना होगा। जल संयंत्र की बात करें, चाहे हम सौर ऊर्जा की बात करें, इन विकल्पों की ओर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जो लोगों को भी समझना होगा कि बिजली का दुरुपयोग जो होता है उसको बंद करें। हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है, जरूरत के लोगों तक वो चीज पहुंचे। ये हम सबकी जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी से इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिल सकती है। मुझे लगता है कि इसमें रेलवे के अधिकारियों को लेकर के यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो कोयला का जो परिवहन अन्य राज्यों को जा रहा है, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक आय देने वाला सुरेंद्र भाई बता रहे थे, तो यहाँ के लोगों की आशा और अपेक्षा भी ज्यादा है। तो राष्ट्रीय हित में कहीं छत्तीसगढ़ के हितों का ज्यादा नुकसान ना हो, यह भी विचार करने की बात। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक नई स्ट्रेटजी के साथ, नए प्लान के साथ कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को होता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि परिस्थितियां कब सामान्य होती हैं, किस तरह से इन समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि लगातार इस तरह से यात्री ट्रेनों का संचालन रोका जाना, रद्द किया जाना, बंद किया जाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और आने वाले भविष्य में चुनाव है, ऐसी परिस्थितियों में जनता के सामने आप किन दावों और वादों के साथ जाएंगे जब जनता सवाल करेगी कि हम टिकट लेकर और स्टेशन पर खड़े थे और ट्रेन रद्द कर दी गई, फिर वापस सामान ढोकर दूसरे संसाधनों से हमें गंतव्य तक पहुंचना पड़ा, तब फिर मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी। खैर, आज फिलहाल इस विषय में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।